हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस्ड में इस टॉपिक के ऊपर साल 2011 से लेके 2021 तक वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बात सच बताओ यार, आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन बनाया यार, इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इतना प्रैक्टिकल जेई एडवांस्ड। सैल्यूट है यार, क्या जबरदस्त लेवल ऑफ क्वेश्चंस बनाया। एक एक क्वेश्चन में इतना दम है ना। मैं एक एक क्वेश्चन की बात करूं तो क्या दमदार क्वेश्चन बनाया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तो क्लियर होंगे ही होंगे, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड मैकेनिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। एक एक क्वेश्चन क्या बढ़िया फ्रेम किया हुआ है, जबरदस्त, है ना। सैल्यूट तो बनता है इनको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। एक एक चीज बढ़िया से, एक एक लाइन मेरे ध्यान से सुनना, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करके दूंगा, पक्का, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर हम लोग बात करें जेई एडवांस्ड में ना, तो जेई एडवांस्ड में मैकेनिक्स की स्पेशली मैं लिखता हूं यहां पे, मैकेनिक्स की अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिक्स के स्पेलिंग सही है ना, मैकेनिक्स मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन चाहोगे कि जेई एडवांस में मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैकेनिक्स का क्वेश्चन मिल जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल। उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। जैसे मैंने यहां पर चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया है, यहां करने की कोशिश की है चैप्टर वाइज। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैकेनिक्स का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं कि लो फॉर्मूला लगा दो और एफ इक्वल्स टू एम ए लगा दो और रिजल्ट ले आओ, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको सेग्रीगेट मैंने इस तरीके से किया है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिन क्वेश्चंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ज्यादा लग रहे हो, इसके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो, उसको मैंने सेग्रीगेट आउट किया हुआ है ना। एक पर्टिकुलर मैकेनिक्स का क्वेश्चन उठाओ, उसमें काइनेमेटिक्स से लेके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लेके सर्कुलर मोशन से लेके वर्क और एनर्जी एनर्जी एंगुलर मोमेंटम टॉर्क फॉर्क सब कुछ लग जाता है ना। तो इसमें ज्यादा जिसमें इन्वॉल्व हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो, ऐसा क्वेश्चन को मैंने इसमें से सेग्रीगेट आउट किया है ना। तो बहुत मजा आने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार इस तरह का वीडियो बनाने में, है ना। अपना टाइम निकाल के और अच्छे तरीके से ये वीडियो का सीक्वेंस, जो भी क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस तैयार करो, ये करो वो करो, फिर एक अच्छा टाइम लेके वीडियो पूरा फ्रेम करो, है ना। जब चाहो तुम लोग वीडियो देख सकते हो। तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। अगर मेरी बात सुन रहे हो, ये लाइन अगर तुमने सुनी है, लाइक कर देना वाली बात अगर सुनी है तो लाइक जरूर करना। और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके जा सकते हो, ठीक है। और अगर फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन तो है ही। और इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, वो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहां भी तुम लोग वहां 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे जरूर पूछना। बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो चलो यार, इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2020 में, बहुत ही शानदार सवाल है। और बहुत लोग इस क्वेश्चन को रोटेशन का सवाल मानते हैं, बट रोटेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, वो टॉर्क वाला, ठीक है, उतना तो हमें आता है। और बाकी अगर देखा जाए तो इसमें एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, एक फुटबॉल है हमारे पास में, ये रहा हमारा फुटबॉल, उसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसको एक होल में रखा गया है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। मेड ऑन अ प्लैंक हॉरिजॉन्टली, एक प्लैंक है हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखा हुआ प्लैंक है, इसके ऊपर इसको फुटबॉल को इस तरह से रखा गया है। तो अगर ध्यान से देखो ना, तो ये अगर एक जो प्लैंक है ना, उसमें एक ग्रूव बना हुआ है, इस तरह का ग्रूव बना हुआ है, उसमें फुटबॉल को इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से ग्रूव में अटका के रखा हुआ है ना। इस तरह का कंडीशन है हमारे पास में इस प्लैंक में। अब क्या किया गया, वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड, एक एंड को इस तरह से लिफ्ट किया गया, एक एंड को इस तरह से हम लोग लिफ्ट करने लगे, एक एंड को हमने लिफ्ट करना शुरू किया प्लैंक का, सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये ऊपर ऐसा करते गए सच दैट ये एंगल यहां से थीटा इस तरह से बनाने लग गया फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से थीटा बनाने लग गया, एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक, ये रोल नहीं करे, ठीक है, रोल करना स्टार्ट ना करे, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, कितना एंगल हम लोग इसको कितना लिफ्ट कर सकते हैं,
इस वाले को हम लोग कितना एंगल तक लिफ्ट कर सकते हैं, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब तक इसमें रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए, ये बाहर ना निकल जाए गेंद यहां से, है ना। तो वो कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें इसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, उसका अगर हम लोग एक थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो अगर मैं यहां से दिखा देता हूं, देखो सबसे यहां कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो एक बार देखें। तो मुझे एक चीज यहां से दिख रहा है कि यहां पे दो कॉन्टैक्ट, यहां पर से देखो दो कॉन्टैक्ट इस तरह से, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन यहां से हो सकते हैं। देखो यहां पर से कॉन्टैक्ट है तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहां से ये जो कॉन्टैक्ट है तो इस कॉन्टैक्ट की वजह से यहां पर एक नॉर्मल फोर्स यहां पर लगा, है ना। अब ये नॉर्मल मैंने इस डायरेक्शन में क्यों बनाया, वो मैंने नॉर्मल इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाया, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाया, ये बेसिक ऑफ एनएलएम है ना। ये एनएलएम में बेसिक पढ़ाया जाता है, ये मैंने सेंटर से पार करते हुए बनाया, ये ओ सपोज सेंटर है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने बनाया पॉइंट ए पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो, यहाँ पर हमें नॉर्मल बनाए, नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे इस जगह पे, कॉन्टैक्ट जहां पे हो रहा है ना, उस जगह पे दो नॉर्मल फोर्स हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करेंगे, एक N1 बोल रहे हैं और दूसरा N2 हम लोग बोल रहे हैं, और दोनों को हमने कहां से पास कराया, इस फुटबॉल के सेंटर से, इस फुटबॉल के सेंटर से हमने क्यों पास कराया, क्योंकि जो भी नॉर्मल फोर्स होता है यहां पर, नॉर्मल फोर्स यहां से एक पॉइंट ए पे हमने बनाया, वो ए पॉइंट के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो दोनों बॉडी है बेसिकली, जो दो बॉडी कांटेक्ट में है, उन दोनों बॉडी के उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर पॉइंट बनाया है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल नाम ही है इसका। तो ये नॉर्मल होगा, जो भी कांटेक्ट है, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे दोनों बॉडी पे वो नॉर्मल होना चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट पे, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इस पे नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होगा फुटबॉल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एक कुछ बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, तो उसमें नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होगा, ठीक है। यहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया तो यहां पर हमेशा ये जो कॉन्टैक्ट बनाया वो नॉर्मल जो है वो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा, नॉर्मल हमेशा यहां पर सेंटर से पास होगा, ये चीज हमें समझ में आती है, ठीक है। इसलिए हमने ये नॉर्मल का डायरेक्शन, तो नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो यहां से हमें बनाना आना चाहिए, ये बेसिक्स ऑफ एनएलएम है, यहां पे नॉर्मल N1 N2 हमें ये डायरेक्शन बनाना आना चाहिए, है ना, ये दोनों हमें बनाना आना चाहिए। ओके, अब ये नॉर्मल हमने दोनों बना लिए, अब हमें यहां से जब इस पोजीशन पे है, जब वो पूरा हॉरिजॉन्टल है, उस पोजीशन पे मैं बोल सकता हूं कि N1 N2 के बराबर है, दोनों नॉर्मल फोर्स बराबर है ना, ये नॉर्मल फोर्स दोनों बराबर होंगे, है ना। ओके, अब जैसे जैसे हम लोग इसको थीटा बढ़ाते जाएंगे, थीटा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, अब क्या होगा, अब देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, मैं यहां पर से एक बार फिर से बना देता हूं, यहां पर इस जगह पे एक पर्टिकुलर थीटा पे मैं एक नॉर्मल फिर से बनाता हूं, है ना। तो N1 एंड N2 हम लोग बनाते हैं, तो N1 अगर हम लोग बनाए तो ये इस डायरेक्शन में, कहीं इस डायरेक्शन में होगा N1, है ना, और इस डायरेक्शन में हम लोग बना सकते हैं N2। तो धीरे धीरे क्या होगा कि N1 की वैल्यू कम होती जाएगी, N2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, ये हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है। और क्या होगा लास्ट में, क्या होगा कि जब ये रोल करना स्टार्ट करने से जस्ट पहले, जब ये बॉल यहां से बाहर निकले, है ना, रोल करके बाहर निकलने से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो पहले कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पे छोड़ेगा, इस पॉइंट पे ए पॉइंट अगर हम लोग बोले इसको, तो ए पॉइंट पे पहले कॉन्टैक्ट यहां पे छोड़ेगा, ये ए पॉइंट पे कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग घुमाते जा रहे हैं, ये जो नॉर्मल फोर्स है N1 की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जहां पे कांटेक्ट छोड़ने वाला है, ठीक है, ये जो कंडीशन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, सो दैट बॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग, जहां पर वो बॉल स्टार्ट करेगी, रोलिंग स्टार्ट करेगी, उस पॉइंट पे नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है वो 0 होना पड़ेगा, तभी वो ऊपर से छूटेगा ना यार, ऊपर से कॉन्टैक्ट छूट रहा है, ये कॉन्टैक्ट पहले छूटेगा, और ये जो नॉर्मल है ये फोर्स खत्म हो जाएगी वहां पे, जहां पे ये जस्ट रोल करने वाला है, या जस्ट यहां से ये जो भी होल है, जो भी ग्रुप बना है उससे जस्ट बाहर निकलने, जब उससे टॉपल करने वाला है या रोल करने वाला, जो भी करो, उस टाइम पे ये नॉर्मल यहां से ए पॉइंट से खत्म हो जाएगा, है ना। हमारे पास नॉर्मल कौन कौन बचेगा, ये N2, फोर्सेस कौन कौन से बचेंगे, ये जो नॉर्मल है ये एक N2 वाला फोर्स बचेगा, दूसरा एक फोर्स हमारे पास में mg का फोर्स इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये चीज मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं, अभी यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखें तो अगर हम लोग पॉइंट बी के अबाउट बात करें, पॉइंट बी के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क देखें, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी लिखता हूं मैं यहां से, इसका एनालिसिस करें, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी,
अभी टॉर्क अबाउट पॉइंट बी देखो, तो नॉर्मल का जो टॉर्क है, नॉर्मल का जो टॉर्क है, N2 का जो टॉर्क है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। N2 का टॉर्क जीरो आएगा। mg का कुछ टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा। और mg का टॉर्क कैसा आ रहा है, ये mg का टॉर्क ऐसा आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहेगा mg का टॉर्क, वो उसको गिरने से बचा रहा है। ये जो mg का जो टॉर्क आ रहा है पॉइंट बी के अबाउट, mg का जो टॉर्क आ रहा है वो देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है, mg का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा इसको, देखो mg का बी के अबाउट, mg का ये कंपोनेंट इसको टॉर्क दे रहा है, और उसको किस तरह से घुमाना चाह रहा है, देखो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो ये बॉल गिरेगा नहीं। बॉल गिरने के लिए mg का टॉर्क जो होना चाहिए पॉइंट बी के अबाउट, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, तभी बॉल यहां से ये नीचे गिरेगी, नीचे रोल करेगी या फिर जो भी करेगी, यहां से टॉपल कर जाएगी नीचे, है ना। mg का टॉर्क इस तरह, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, mg का टॉर्क इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जहां पे ये जस्ट रोल करना स्टार्ट करेगी उस समय क्या होगा, पॉइंट बी के अबाउट जहां से ये टॉपल करना स्टार्ट करेगी उस जगह पे पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अभी इसका टॉर्क अगर हम लोग बोले, तो अगर हम लोग एक डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव बोले, है ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बोले, तो ये पॉजिटिव टॉर्क इसको गिरने नहीं देगा, हमने अभी देखा है ना, इस डायरेक्शन में इसको रखेगा। अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोले, ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में अगर mg का टॉर्क आया तभी ये बॉल टॉपल करके नीचे गिरेगा, है ना। नेगेटिव बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और एक बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो जीरो टॉर्क वाला कंडीशन आएगा, उसको क्रॉस करके जाएगा। जीरो टॉर्क वाला जो कंडीशन आएगा, है ना, जहां पे टॉर्क पॉइंट बी के अबाउट जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन के बाद ये तुरंत गिर जाएगा बॉल, क्योंकि उसमें फिर इस डायरेक्शन में इस पे एक टॉर्क लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, एक टॉर्क ऐसा लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देगा। चीज क्लियर होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पॉजिटिव टॉर्क से नेगेटिव टॉर्क जो हमने डिफाइन कर रखा है, उसमें उसके बीच में जब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट में आएगा उसके बाद वो टॉपल करेगा। तो टॉर्क हमें जीरो करना है पॉइंट बी के अबाउट, ये हमारा मकसद हो गया। अब पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क जीरो कैसे होगा, ये हम लोग कैसे इंश्योर करें, है ना। हमें ये चीज तो पता चल गया कि बी के अबाउट टॉर्क जहां पे जीरो होगा उस पॉइंट के बाद ये बॉल टॉपल कर जाएगा। जीरो कैसे करें, अब जीरो करने के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जीरो एक ही कंडीशन में होगा, कब होगा, जब हमने mg ऐसा बना रखा है ना, mg ऐसा बना रखा है, और mg और यहां पे नॉर्मल जो है वो इसी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से अगर पास हो जाए, mg और नॉर्मल इस तरह से एक ही पॉइंट से पास हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये पॉइंट मेरा b हो जाए और mg और नॉर्मल इस तरह से एक ही पॉइंट के अबाउट पास हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि mg का टॉर्क जीरो होगा। कैसे, देखो इस पॉइंट बी के अबाउट अभी नॉर्मल का टॉर्क जीरो होना ही है, क्योंकि पॉइंट बी के अबाउट नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगने वाला है। पॉइंट बी के अबाउट जो नॉर्मल है वो कैसे लगेगा, पॉइंट बी के अबाउट जो नॉर्मल है वो यहां से सेंटर से इस तरह से पास होना ही है इसको, ये तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में N2 जो लगा रहे हैं हम लोग, mg यहां से नीचे इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट mg अगर पॉइंट बी से इस तरह से पास कर जाए तो पॉइंट बी के अबाउट mg का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, और N2 का तो है ही जीरो, तो पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग अचीव कर लेंगे, है ना। अब ये जो कंडीशन कैसे आएगी, ये कंडीशन तब आएगी जब ये जो है हमारा, ये इस तरह से हमारा कंडीशन आ जाए, ये जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, वो इस तरीके से पार हो जाए, ऐसा ऐसा इस तरीके से पार हो जाए इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन देखो इस तरीके से पार हो जाए, ऐसा एक कंडीशन ऐसा आएगा ना, जब इंक्लाइंड प्लेन ऐसा पार हो जाए, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसको मैं नीचे एक्सटेंड करके इसको थीटा बना देता हूं, इस तरह का कंडीशन आएगा एक बार, है ना, इंक्लाइंड प्लेन में। अब देखो mg और नॉर्मल एक जगह से पार हो गए, है ना। अच्छा, अब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये तो मैं यहां से इसको अगर नीचे इस तरह से नीचे अगर लाइन खींचूं, है ना, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, एक सेकेंड, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें दी हुई है, दिस लेंथ इज 2r ना, दिस लेंथ इज 2r। तो इसका परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखें, यहां से यहां देखें, ये वाला लेंथ, मैं दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लूँ क्या, हाँ, ये लेंथ अगर हम लोग देखें, दिस लेंथ इज r, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2r है ना, ये देखो यहां से 2r दिया हुआ है, मैं ये हटा देता हूं, ये अगर ये लेंथ मेरा 2r दिया हुआ है, ये लेंथ 2r दिया हुआ है, तो ये जो लेंथ मैंने बनाया, दिस लेंथ इज कैप स्मॉल r, है ना। और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कैपिटल R, क्योंकि ये फुटबॉल का रेडियस है,
और ये जो 2r से, ये 2r से मैंने ये r लिख दिया, ये लेंथ को मैंने r लिख दिया, ठीक है। ओके, अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है यहां से इसको एक्सटेंड करें तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, जो अंदर वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, जो अंदर वाला एंगल है। तो यहां पर जो एंगल है, अंदर वाला जो एंगल है, ये एंगल देखो कैसे रिप्रेजेंट करूं, कोई दूसरा पेन है क्या, ठीक है चलो, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इज थीटा, दिख रहा होगा ना, ये एंगल इज थीटा, दिख रहा है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो इस छोटे से जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। उस इस ट्रायंगल में साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आर, ठीक है। ये थीटा है ना मेरा, ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो आर अपॉन कैपिटल आर, दिस इज द साइन थीटा, थीटा मैक्स फॉर थीटा मैक्स। तो देखो ये कौन सा कंडीशन हमारे पास में आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल आर, तो ए ऑप्शन यहां से देखो करेक्ट हो जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो यहां पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेई एडवांस 2020 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के ना सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोग जब क्लास 11th में मैं था तो इस तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना रहता था, चाहे वो स्केल हो, पेन हो, कुछ भी रहता है, तो दोनों उंगलियों को इस तरह से करते थे हम लोग, उंगली करो या फिर पूरा इस तरह से हाथ को भी, पाम को भी करो, और इस तरह से अपने आप स्वतः इसको अपने आप लेते आने दो, हाथों को, उंगलियों को इस तरह से आने दो, वो अपने आप सेंटर ऑफ मास में आकर रुकेगा। इस तरह का हम लोग करते थे, है ना, इस तरह का करते थे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में आके ये रुक जाता है। हमें जरूरत नहीं है किसी एक को फोर्स करने की, वो एक बार एक तरफ से आएगा, देखो दूसरा, एक बार देखो, एक बार इस तरह से हाथ से आया, दूसरा हाथ फिर चला, फिर पहला हाथ चला, फिर दूसरा हाथ, फिर पहला हाथ, करते 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 ये सेंटर ऑफ मास में आके ही रुकेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैसे भी करो ये सेंटर ऑफ मास में ही आके रुकेगा। क्या मजेदार चीज है। और देखो उसी के ऊपर क्वेश्चन बना डाला, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया यार, सैल्यूट जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया है, जेई एडवांस वाले, सैल्यूट है यार, मजेदार क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन अगर तुमने एक बार ढंग से समझ लिया ना, ढंग से तरीके से, मैं पूरे अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना, ना समझ में आए तो एक बार मेरी जो भी मैं बोलता हूं उसको एक बार रिपीट कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत टॉर्क फॉर्क का तो कॉन्सेप्ट तो लगता ही है हर जगह पे, वो तो ठीक है, चलो फ्रिक्शन पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग बहुत बार समझते हैं ना फ्रिक्शन, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन जो हम लोग लिखते हैं, मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग लिखते हैं म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है, बहुत लोग लिख देते हैं म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। ये अगर तुमको लगता है कि म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल अगर है, मैं सच बताऊं यार, तुमने फिर सही टीचर से नहीं पढ़ा या फिर तुमने समझने में गलती कर दी। ये म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नहीं होता है, दिस इज नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। ये वाला तुमने कर्व पढ़ा होगा, अगर ध्यान हो तो तुमने ये वाला कर्व पढ़ा होगा, इस तरह का कुछ एक कर्व तुमने पढ़ा होगा, इस तरह जाता है कर्व, इस तरह का एक कर्व फ्रिक्शन का पढ़ा होगा, इसमें अप्लाइड फोर्स इस तरफ रहता है, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। तो यहां ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म आता है, ये जो कांस्टेंट वाला जो लाइन है, दैट इज म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को यहां मिलती है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज बेसिकली म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो ये रेंज में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू, देखो एनी वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन एक बार फिर से तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इस क्वेश्चन को, मजा आने वाला है। ओके, अभी इसमें क्या किया गया है, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल, एक मीटर स्केल उठाया गया है हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर ये वाला होता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में इस तरह से स्केल को इस तरह से हम लोग रखते हैं, है ना, इस तरह से हमने इस इंडेक्स फिंगर में रखा। तो अभी हम लोग कैसा रखेंगे, एक मीटर स्केल हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, एक मीटर स्केल इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह का कुछ मीटर स्केल होगा, थोड़ा और बड़ा बड़ा बना लेते हैं, 1 मिनट।
थोड़ा और बड़ा कर देते, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। ये हमारे पास में सपोज मीटर स्केल है, इसमें मार्किंग वर्किंग होगी, इधर 0 होगी और सपोज इधर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह की मार्किंग होगी, बीच की मार्किंग में नहीं डाल रहा हूँ, बीच में एक कुछ 50 का मार्किंग होगा, है ना, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की एक मार्किंग होगी, ठीक है। और हमने क्या किया, इधर अपना इसको 100 और 50 इधर से मैं हटा देता हूँ, अपना दोनों साइड में एक लेफ्ट वाला जो इंडेक्स फिंगर है वो डाला यहाँ पर 0 पे, 0 रीडिंग में यहाँ पर अपना इंडेक्स फिंगर, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक इंडेक्स फिंगर इधर वाला डाला, लेफ्ट वाला, एंड राइट वन को 90 सेंटीमीटर में डाला, 90 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं डाला होगा, है ना। ये दूसरा इंडेक्स फिंगर है मेरा, ये दोनों मेरे फिंगर्स है, ठीक है, फिंगर्स मान लेना इसको। 90 सेंटीमीटर में मतलब 90 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से बीच से सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, और ये तो 0 पे रखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा सेंटर से, 50 वाले से, सेंटर से हम लोग ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से, है ना। नेक्स्ट बोलता है व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली, धीरे धीरे दोनों फिंगर को मूव करना चाहते हो, मूव करना अगर तुम चाहोगे टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से रखा हुआ है, एक इस तरह से मूव करना चाहोगे टुवर्ड्स द सेंटर, इनिशियली ओनली वन लेफ्ट फिंगर स्लिप्स, ये करके देखना, सिर्फ एक फिंगर मूव करेगा, और अगर तुम अच्छा फिजिक्स पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ लेफ्ट वाला फिंगर, अभी इस कंडीशन में लेफ्ट वाला फिंगर मूव करेगा, है ना। वो मैं बताता हूं क्यों, अभी इस कंडीशन में लेफ्ट वाला फिंगर क्यों मूव करेगा, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, है ना। देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, स्केल की बात कर रहा हूं, स्केल की, फिंगर्स को छोड़ दो, स्केल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पर, N1 मान लेते हैं, है ना। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पर, N2 मान लेते हैं, N1 और N2 लग रहे होंगे स्केल पे। इसके अलावा जैसे ही हम लोग मूव करना चाहेंगे, तो मूव करना चाहेंगे, फिंगर्स को मूव करना चाहेंगे, तो एक और फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उंगलियों पे कौन किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, जहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फ्रिक्शन के। तो लेफ्ट वाले में देखो, लेफ्ट वाले में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो लेफ्ट वाले फिंगर में फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। लेकिन स्केल में किस डायरेक्शन में लगेगा, स्केल में इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, F1 में बोल देता हूं, स्केल में उल्टा लगेगा, है ना, स्केल में उल्टा लगेगा। उसी तरह से राइट वाले में स्केल में बना रहा हूं, स्केल मेरा यहां पर बॉडी है, जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, F2। ऐसे मुझे यहां उंगली को निकाल देना चाहिए था, उसके बाद बनाना चाहिए था, है ना। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 और F2। लेकिन किस में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किस में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, या दोनों में स्टैटिक काइनेटिक किस में लग रहा है। तो देखो अभी क्या होगा, ये स्केल जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे से समझो, स्केल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्केल कहीं मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क मेरा 0 होता है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए मेरा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स को हमें 0 करना पड़ेगा, नेट फोर्स इसमें 0 है। तो एक बात तो हमें समझ में आता है कि F1 फ्रिक्शन 1 की वैल्यू फ्रिक्शन 2 के बराबर होनी पड़ेगी, तभी ये स्केल यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कहीं ऐसे तो नहीं मूव कर रहा है, स्केल अपनी जगह पे स्थिर है, और इसमें इतने ही फोर्स लग रहे हैं, F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा। दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से एक टॉर्क आएगा, ठीक है, टॉर्क। तो नेट टॉर्क इस स्केल पे 0 है, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो सेंटर के अबाउट में लिख रहा हूं, सेंटर के अबाउट देखो, N1 का टॉर्क कितना आ जाएगा, N1 इंटू 50, N2 का टॉर्क कितना आ जाएगा, N2 इंटू 40, ये बराबर होना पड़ेगा, N1 इंटू 50 बराबर N2 इंटू 40, है ना। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि N1 दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ N2, N1 इज 0.8 टाइम्स ऑफ N2 आएगा ना, 4/5, 0.8 टाइम्स ऑफ N2। मतलब यहां पर देखो कि कौन सा बड़ा है, N2 इज ग्रेटर देन N1। इस जगह से हमें समझ में आ गया कि N2 इज ग्रेटर देन N1। ये कंडीशन कब मीट करेगी, देखो अगर हम लोग यहां पर अगर लिखें F1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू इंटू N1 अगर लिखें, और F2 बराबर हम लोग म्यू इंटू N2 लिखें, है ना, तो देखो ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। ये म्यू अगर N1 N2 में N1 अगर छोटा है, N2 बड़ा है,
N2 बड़ा है तो ये जो टर्म है ये तो बड़ा हो गया, फिर ये दोनों बराबर कैसे होंगे? ये दोनों बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पे एक साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना पड़ेगा, एक साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन में इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि उसको म्यू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी म्यू एस इंटू एन हम लोग नहीं बोलेंगे, वो लिमिटिंग कंडीशन पे लग रही है, अदरवाइज ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में देखो, इसलिए यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस चीज को फुलफिल करने के लिए, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लेफ्ट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लगना पड़ेगा। और राइट साइड का स्टैटिक फ्रिक्शन वो तो एडजस्टेबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा लेफ्ट राइट साइड में, है ना। ये राइट साइड में लगेगा और ये लेफ्ट साइड में इस तरह का कंडीशन आएगा। तो अभी के कंडीशन में ये सारे कंडीशन को मीट करने के लिए लेफ्ट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है और राइट साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अब ये दोनों मूव करते जाएंगे और कब तक करेंगे, जब तक कि F1 F2 जो है वो धीरे धीरे, जो F2 है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या है, N1 कम है, तो N1 इंटू म्यू N1 बेसिकली म्यू N1 स्टैटिक फ्रिक्शन के, जो म्यू N1 जो काइनेटिक फ्रिक्शन हम निकाल रहे हैं, है ना। लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड वाला जो है उसमें लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, म्यू काइनेटिक इंटू N1। अब ये स्लिपिंग स्टार्ट हुई, है ना, इधर लेफ्ट साइड से इस तरह से स्लिपिंग स्टार्ट हुई, देखो लेफ्ट वाला उंगली इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर मूव किया, तो उसमें क्या होगा, एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी लेफ्ट साइड से, जैसे जैसे उंगलियां, ये उंगली राइट को मूव करेगी, ये उंगली जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूं, एक बार फिर से बताता हूं थोड़ा, ये उंगली जैसे जैसे इस तरफ मूव करेगी N1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, N1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और वैसे वैसे यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है F2 वो अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहां तो स्टैटिक लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल है, हमने देखा है, तो वो बढ़ाता जाएगा जैसे जैसे N1 बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये राइट को मूव करता जाएगा, ये मेरा लेफ्ट वाला जो फिंगर राइट को मूव करेगा, वैसे वैसे N1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। और ये अपने जो भी लिमिट है, जो बर्दाश्त करने की लिमिट है, लिमिटिंग कंडीशन, वो जब तक अचीव नहीं होगी, जब तक वो मूव करता रहेगा, ये करता रहेगा, जब तक वो मूवमेंट को अलाउ करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लेफ्ट वाला जो मूवमेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो निकाल लेते हैं कि ये कब तक अलाउ करेगा, ठीक है, कब तक अलाउ करेगा मूवमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग वो काम कर लेते हैं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से बस सुनते जाओ। तो ये वाली स्केल की कंडीशन हम लोग ये स्केल है हमारे पास में, ये बीच वाली कंडीशन, ये बीच वाला है सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हम लोग बना देते हैं 50 सेंटीमीटर वाली, है ना, इस तरह की 50 सेंटीमीटर वाली लाइन है, 50 सेंटीमीटर वाली बीच वाली लाइन है। और मिडिल जो लेफ्ट वाला जो फिंगर है वो कहीं यहां पे पहुंच गया है, सपोज यहां से x दूरी पे पहुंच गया, यहां से x दूरी पे यहां पहुंच चुका है ये लेफ्ट वाला फिंगर, है ना। और यहां से ये कितनी दूरी पे है, ये वाला तो ऑलरेडी ये कितने दूरी पे है, यहां से 40 सेंटीमीटर पे है, ये ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर पे है, ये बीच वाला से इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये x दूरी पे पहुंच चुका है और ये राइट वाली जो उंगली है ये तो 40 सेंटीमीटर पे है, और हम लोग ऐसा कंडीशन मान रहे हैं कि अब लिमिटिंग कंडीशन पहुंच चुका है ना। लिमिटिंग कंडीशन क्या बताया मैंने, ये जो फ्रिक्शन है ये F1 लग रहा है और ये जो है ये F2 लग रहा है, इस तरीके से। तो F1 और F2 बराबर, ये तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन ये जो F2 है ये अपनी स्टैटिक लिमिट पहुंच चुका है, दैट मींस म्यू स्टैटिक इनटू यहां पर नॉर्मल फोर्स हम लोग मान लेते हैं, इसको N2 बोला है, और बाद में ये नॉर्मल तो इधर मूव कर 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 चेंज हो गया होगा, N3 मान लेते हैं, है ना। ये स्टार्टिंग में तो यहां से स्टार्ट किया था, यहां कुछ अलग नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे राइट की तरफ खिसक रहा है ये उंगली, ये वाली उंगली जैसे जैसे राइट की तरफ खिसक रही है उसका नॉर्मल चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ N3 मान लिया, कुछ नॉर्मल है। तो अब जो राइट वाला है, जो राइट वाली उंगली, उसमें स्टैटिक लिमिट में वो पहुंच चुका है, दैट इज μs इंटू N2, μs इंटू N2 वाले लिमिट में पहुंच चुका है। और जो यहां F1 और F2 बराबर हो जाएंगे इस केस में, μs इंटू N2 किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर इस वाले में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो लेफ्ट वाले में F1 बराबर F2 में करना है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो तो फिक्स थी,
काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें काइनेटिक है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी हो जाती है, म्यू के इंटू n3 इस कंडीशन में। जहां पे आके रुक गया, जहां पे रुका लेफ्ट वाला मूव करते करते जहां पर रुक गया वहां पे स्टैटिक कंडीशन की लिमिट पहुंच चुकी है, और म्यू के इंटू n3 जो कि f1 के बराबर है, दिस इज f1 बराबर म्यू एस इंटू n2 का कंडीशन आएगा। ये कंडीशन हमारे पास में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग टॉर्क बैलेंस करते हैं अबाउट दिस एक्सिस, जो एक्सिस हमने बना रखा है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n3 इंटू एक्स, n3 का टॉर्क दैट इज इक्वल टू n2 इंटू 40 सेंटीमीटर है। कायदे से मुझे इसको 0.4 लिखना चाहिए, लेकिन x को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं। ठीक है, तो इधर भी मैंने सेंटीमीटर में ले लिया है, कट जाएगा वो। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास में, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो एक काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को एक काम करेंगे सेकंड बाई फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा देखो, n3 कैंसिल है, x अपॉन म्यू के दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन म्यू एस, ये आ जाएगा। और x की वैल्यू मेरे पास में अभी कितनी आ गई, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें हमें दी हुई है पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन ये रहेगी, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन 0.32, स्टैटिक 0.4, तो काइनेटिक फ्रिक्शन 0.32 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.4, दिस इज नथिंग बट 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू मेरे पास में 32 सेंटीमीटर आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू मेरे पास में आ गई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंडीशन में आके अब लेफ्ट वाला जो है फिंगर रुक चुका है ना। अब ये लेफ्ट वाले के पास नॉर्मल रिएक्शन अब बढ़ चुका है ना। अब बारी आती है राइट वाला, इसी तरीके से राइट वाला अब मूव करेगा, है ना, राइट वाला फिंगर अब मूव करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला पे अब इतना नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नॉर्मल बढ़ गया ना, अभी नॉर्मल बढ़ चुका है। अब इसकी लिमिटिंग कंडीशन आ गई, राइट वाले की लिमिटिंग कंडीशन आ गई है, अब उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है। तो उससे ज्यादा अब उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा, अब राइट वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। अदरवाइज ये F1 F2 का जो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स F1 F2 है ना, वो कंडीशन मेंटेन नहीं रह पाएगी। वो कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए, F1 F2 को बराबर रखने के लिए हमें ये जो अब राइट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन इस लेवल के बाद जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट के बराबर हो गया, अब लेफ्ट साइड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ गया। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड की फ्रिक्शन, लेफ्ट साइड की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम थी, राइट साइड की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा थी। उसको कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट साइड में लगा काइनेटिक फ्रिक्शन और राइट साइड में लगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो राइट साइड में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी लिमिट क्रॉस कर गई, लिमिट उसकी लिमिट जो लिमिट है वो 32 सेंटीमीटर के बाद अब उसकी जो राइट साइड की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट वो पहुंच चुका है। और लेफ्ट साइड को मूव करते करते क्या हुआ, n3 की वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन है वो काफी बढ़ चुकी है। अब ये कंडीशन अगर हमें अचीव फिर से करनी है तो फिर से वही कहानी, अब राइट साइड को मूव करना पड़ेगा, अब राइट साइड को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा गया है ये जो राइट साइड मूव करेगा, ये मैं बीच वाला बना दे रहा हूं, ये बीच वाली लाइन है, सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है ना। अब यहां से ये कितने सेंटीमीटर में है, x 32 है ना। तो अभी यहां पर ये उंगली आके रुक गई है 32 सेंटीमीटर में, ये वाली उंगली, और इधर वाली उंगली जो है वो अब स्लाइड करेगी, इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। अब यहां पे अब इधर पे स्टैटिक लगेगा, अब इस कंडीशन में यहां से काइनेटिक स्टार्ट होगा, और ये जो राइट वाली उंगली है ना, राइट वाली जो उंगली है वो स्लाइड करना स्टार्ट होगी, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्लाइड करते 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 फिर से वो कहीं जाके रुकेगी, फिर से वही कहानी, फिर से वो कहीं जाके रुकेगी, है ना। तो वो जहां रुकी वो जो वैल्यू है वो सब वही वैल्यू हमें निकालनी है, शायद XR, यही निकाल लिया हमें, XR दिया हुआ है। ठीक है, XR दिया हुआ है, वो जहां पे जाके रुकेगी उसके बाद फिर से लेफ्ट वाला मूव करेगा, यही कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो ये बेसिकली XR हमें निकालना है। राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस XR फ्रॉम द सेंटर, है ना, यहां तक आके रुकेगी काइनेटिक फ्रिक्शन लगते लगते लगते, जब तक कि यहां की स्टैटिक लिमिट ना पहुंच जाए, लेफ्ट साइड की स्टैटिक लिमिट ना पहुंच जाए, तब तक राइट साइड की उंगली मूव करते रहेगी। बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है ना। तो ये XR बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस कंडीशन पे यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो कांस्टेंट है, वो तो अभी इससे पहले वाले में जो था n3 वो n3 ही रहेगी, और यहां की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी सपोज n4, क्योंकि ये चेंज होगी। यहां पे n2 थी ना, अब ये खिसकना शुरू हुआ तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन चेंज होनी शुरू हुई,
तो ये खिसकते खिसकते इसकी नॉर्मल रिएक्शन N4 हो गई, है ना। और यहाँ पे फ्रिक्शन होगी सपोज F3 कुछ, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F4, ठीक है, F3 F4। तो यहाँ पर अभी भी स्केल क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, F3 F4 के बराबर होना पड़ेगा। और हम लोग F3 F4 से यहां से बोल सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन फोर्स F3 लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वो भी लिमिटिंग कंडीशन में, तो म्यू स्टैटिक इंटू N3। लिमिटिंग कंडीशन पहुंच गया, तब उसके बाद ये वाली उंगली, ये वाली जो राइट वाली उंगली है, ये अब मूव नहीं करेगी फर्दर, वो कंडीशन हमें निकालनी है। इसलिए लेफ्ट वाले में अब लिमिटिंग कंडीशन लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यूएस इंटू N3 दैट इज इक्वल टू, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के इंटू N4। ये एक कंडीशन है मेरे पास में, एक ये होगी। और दूसरा जो हमें देखना है टॉर्क ऑफ दीज टू नॉर्मल्स, तो N3 इंटू N3 की डिस्टेंस देखो कितनी है, 32 सेंटीमीटर में ले रहा हूं इसको, और XR और N4 इंटू XR। अगेन इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 ये करें तो देखो N3 कैंसिल हो जाएगा, म्यूएस अपॉन 32 दैट इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू के अपॉन XR। तो XR की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ गई, म्यूएस अपॉन म्यू के डिवाइडेड बाई म्यूएस, XR की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी म्यू के अपॉन म्यूएस इंटू 32। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.32 है, और ये आ जाएगा 0.40 इंटू 32, है ना, 0.40। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 10 टाइम्स में, 4 से ये 8 टाइम्स में, और ये बचेगा कितना मेरे पास में, 8 दूना 16 के 6, अब मेरा 1 8 24 1 25, और ये 10 इसमें से आएगा, 25.6 सेंटीमीटर बचेगा XR जो मुझे यहाँ पे निकालना था। तो इतनी दूर आने के बाद जो राइट वाली जो फिंगर है, इतनी दूर आने के बाद राइट वाली फिंगर फर्दर मूव नहीं करेगी, अब फिर लेफ्ट वाली फिंगर मूव करेगी, और इस तरह से दोनों फाइनली आते 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 सेंटर में आ जाएंगे। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पूछना। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। ये भी बढ़िया सवाल था, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इस तरह का एक ब्लॉक है जिसकी मास 2m दी हुई है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k वाले स्प्रिंग से इस तरह से अटैच किया हुआ है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू 2 अदर ब्लॉक्स ऑफ मास m एंड 2m यूजिंग 2 मासलेस पुलीज एंड स्ट्रिंग्स। तो ये दोनों पुली है, ये दोनों पुली मासलेस है ना, और इस तरह से m मास को और 2m मास को इस तरह से अटैच किया हुआ है पुली सिस्टम में। The acceleration of the blocks are a1, a2, a3 as shown in the figure। तो यहां से a1 दिया हुआ है एक्सेलरेशन, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर a1, इस वाले ब्लॉक का a2, इस वाले ब्लॉक का a3। The system is released from rest with a spring in its unstretched state। स्प्रिंग जो है वो इनिशियली इस कंडीशन से छोड़ा जाता है इस तरीके से, और इसमें जो यहाँ पर जो स्प्रिंग है ना, ये अनस्ट्रेस्ड स्टेट पे है, ठीक है। x = 0 हम लोग ले सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड मतलब पूरे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पोजीशन पे है ना। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0। ये सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो जो स्प्रिंग की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेच पोजीशन है वो दैट इज x0, ठीक है, वो x0 है, ठीक है। इस सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया, इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग की दैट इज x0। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान है। यहाँ पे ये सीधा सीधा हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बात करें कि देखो, अगर एक मेरे पास इस तरह का पुली होता, इस तरह का पुली सिस्टम रहता, और इधर कुछ मास इस तरह से रहते, है ना, और अगर ये मेरे पास में स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल रहता, तो इस पुली सिस्टम के लिए हम लोग बोलते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन अगर a ऊपर होता तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a नीचे होता। तो ये तो बात हमें समझ में आती है इस तरह के कंडीशन पे, है ना। अब यहाँ जो कंडीशन दी हुई है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास में इस तरह की पुली है, और एक ब्लॉक m इधर है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे
2m दिया हुआ है ना, दिस इज m2m, मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी एक्सेलरेशन a2 दी हुई है नीचे में, है ना, इसकी a3, और इस पुली की खुद की एक्सेलरेशन देखो, ये a1 से नीचे की तरफ, a1 से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, a1 से। अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पुली के रेस्पेक्ट में, जब पुली रेस्ट पे था तो हमने देखा था कि इसकी ऊपर वाली एक्सेलरेशन और इसकी नीचे वाली एक्सेलरेशन बराबर होती है। ये कब? जब पुली रेस्ट पे था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुली को रेस्ट पे लाना हम लोग को आता है। पुली को रेस्ट में कैसे लेके आएंगे? हम लोग पुली के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो पुली के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इस एम ब्लॉक की बात करें, है ना, क्योंकि इसका खुद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में m जो ये ब्लॉक है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? a2 तो इसकी थी, a2 एक्सेलरेशन इसकी थी, माइनस a1, ये पुली के रेस्पेक्ट में, पुली को हमने रोक दिया, पुली के रेस्पेक्ट में इसकी जो एक्सेलरेशन है m मास की, वो नीचे के डायरेक्शन में इतनी है। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हुआ, जैसे इस पुली के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसका भी एक्सेलरेशन देखना है, उसके एक्सेलरेशन में हम लोग पुली का एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे उसका एक्सेलरेशन पुली का। तो उसी तरह से 2m ब्लॉक की एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे, a3 तो ग्राउंड फ्रेम में है, तो पुली के फ्रेम में a3 माइनस a1, है ना। अब पुली के रेस्पेक्ट में, अब पुली रेस्ट में आ गया, क्योंकि पुली के फ्रेम में हम लोग चले गए, पुली फ्रेम रेस्ट पे आ गया। अब पुली के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक की, m मास की ब्लॉक की एक्सेलरेशन अगर ऊपर a है, तो 2m मास की जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ a होनी चाहिए। तो m मास की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितनी है? देखो a2 माइनस a1 नीचे है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, a1 माइनस a2 ऊपर की तरफ है, हम लोग बोल देंगे a1 माइनस a2 ऊपर की तरफ है। अब हम लोग इक्वेट कर लेंगे, हम लोग देखो क्या बोल देंगे, a1 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a3 माइनस a1। हो गया क्लियर? a1 माइनस a2 दैट इज a3 माइनस a1, और इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, माइनस कर लो तो ये चीज आ जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a1 माइनस a3। यही चीज यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में यहां पे लिखा हुआ है। तो बहुत इजीली हम लोग पुल्ली के फ्रेम में इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, एक ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाता है, सी, देखो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो जाता है एक ऑप्शन। अब बाकी हम लोग चेक करेंगे, बाकी में कुछ टेंशन वेंशन, एक्सेलरेशन फैक्सेलरेशन और इसके चीज, इस सारी चीजों के बारे में बात की गई, कुछ इसमें एसएचएम का कोई कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, यहां से एक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमें काम में आने वाला है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, 2a1 उधर ले गए, बराबर a2 प्लस a3, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग यूज में लेंगे, इसको पहला इक्वेशन हम लोग यहां से बोल देते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन की कुछ इक्वेशन लिखेंगे, और फिर बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हुए हम लोग एनएलएम की इक्वेशन लिखेंगे, बहुत ही बेसिक, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो हालांकि कायदे से तो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट को फ्री कर दो जिसकी तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। लेकिन हम लोग तो हैं बहुत इंटेलिजेंट, हम लोग इसी में सब कुछ बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एक जो भी सारे जो मास हैं m 2m और इस 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इसी में हम लोग गोद देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बिल्कुल आराम से एक एक एफबीडी हम लोग बनाए, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ये जो मास है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखो, एक फोर्स इधर ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन इसका नीचे कितना दिया हुआ है, ये a2 दिया हुआ है ना, हाँ a2 दिया हुआ है, तो a2 दिया हुआ है। इस 2m मास में देखें तो इस नीचे की तरफ एक 2mg फोर्स लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा होगा, है ना, नीचे एक्सेलरेशन इसका a3 दिया हुआ है। इस 2m का देखें तो एक इस तरफ देखो, यहाँ पर t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे 2t बेसिक, ये भी यहाँ पे 2t। ठीक है, ये पूरे 2t इसमें लगेगा, तो 2t, और इस डायरेक्शन में स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा kx से, अगर x एक्सटेंशन है तो, और इसका जो नेट एक्सेलरेशन है इधर a1 है। तो इसको यूज करते हुए बेसिकली हमारे पास में तीन जगह से हम लोगों को इक्वेशन बटोरने हैं। पहला, इस मास के लिए ये पहला इक्वेशन यहां से बटोरेंगे, दूसरा यहां से बटोरेंगे, और ये तीसरा इक्वेशन यहां से बटोरेंगे, तीन मास के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इक्वेशन लिख डालते हैं। तो पहले के लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे वो देखो क्या लिखेंगे, mg नीचे, t ऊपर, ma2 नीचे। ठीक है, पहला लिख दिया। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, 2mg नीचे, है ना, 2mg नीचे माइनस t ऊपर बराबर 2ma3 नीचे। तीसरे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2t राइट साइड में, kx लेफ्ट साइड में,
और नेट एक्सेलरेशन राइट साइड में 2m मास का, दैट इज 2m इंटू a1। तो ये इक्वेशन हमारे पास में है। ओके, अब इसको हम लोग अभी जो रिलेशन हमने निकाला 2a1 इक्वल्स टू a2 प्लस a3, ये हम लोग यूज करेंगे। 2a1 इक्वल्स टू a2 प्लस a3। अब a1 a2 a3 क्या मैं इसमें डाल सकता हूं? तो देखो a1 a2 a3, एक काम करेंगे, a1 a2 a3 नहीं डालते हम लोग इसमें। a1 को a1 सबको a1 के टर्म्स में इसको रहने दो, है ना, a1 के टर्म्स में रहने दें या क्या करें? तो ठीक है, a1 के टर्म्स में रहने देते हैं। a2 हम लोग यहाँ से देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? इतने इंटेलिजेंट तो हो गए तुम लोग। a1 हम लोग बोल सकते हैं क्या? देखो mg माइनस टी डिवाइडेड बाई m, दिस इज a2। a2 हम लोग यहाँ से निकाले पहले इक्वेशन से। a3 हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो 2mg माइनस टी डिवाइडेड बाई 2m, यहां से ये a3 निकाल दिया। ठीक है, तो टेंशन मेरा a1 के टर्म्स में आ जाएगा। चलो इसको एक इक्वेशन ऐसा रहने देते हैं, ये काम में आ जाएगा, मुझे पता है। तो यहां से अगर हम लोग एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, है ना, तो ये बन जाएगा 4ma1 दैट इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t प्लस 2mg माइनस t। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं 4ma1 दैट इज इक्वल टू 4mg माइनस 3t। और यहां से मैं टेंशन निकाल सकता हूं, टेंशन इक्वल्स टू 4mg माइनस 4ma और डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे पास में टेंशन की इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब मुझे a1 का एक इक्वेशन, मुझे a1 भी चाहिए होगा, मैं बताऊंगा क्यों, वो मैं बताऊंगा क्यों। a1 के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये वाले इक्वेशन हम लोग डालेंगे, x के टर्म्स में मुझे a1 चाहिए। तो t की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं? देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं। t की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? देखो यहां से t दैट इज इक्वल टू 2ma1 प्लस kx डिवाइडेड बाई 2। तो kx बाई 2 और ये 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये t डाल देंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन में। तो ये क्या बचेगा? ma1 प्लस kx बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4mg बाई 3 माइनस 4ma डिवाइडेड बाई 3। तो इसको ma को इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 4 और 4ma1, ये a1 है ना, दिस इज ma1 है ना, ये दिस इज ma1, दिस इज a1, तो ये a1 आएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 बाई 3 दैट इज 7 बाई 3 ma1 दैट इज इक्वल टू 4mg बाई 3 माइनस kx बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a1 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी? इसको 3 बाई 7 m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4mg बाई 3 को, माइनस kx बाई 2 इंटू 3 बाई 7m, यही हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू हमें दिख रही है, थोड़ा दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू दिखेगी, वो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, m से m, तो 4g बाई 7 माइनस, ये कुछ कट पिट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3kx डिवाइडेड बाई 14m। ये मेरे पास में a1 की वैल्यू आ गई, a1 एक्सेलरेशन। किसी भी पर्टिकुलर x के लिए, ये बहुत गंदा सा डब्बा बन गया, डब्बा अच्छा बनना चाहिए यहाँ पे। किसी भी x के लिए a1 की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैं बताऊंगा क्यों। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें हम लोग? चलो 5 दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं 4 और 5। यहां से हम लोग देख सकते हैं a1 वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन हम लोग कैसे यूज में लाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि ये एसएचएम किस तरह से कर रहा है। ये जो है ये एसएचएम किस तरह से हो रहा होगा। देखो इस कंडीशन में हमने छोड़ा, यहां पर जब हमने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, इस जगह पे हमने छोड़ा इसको, और ये क्या हुआ? ब्लॉक कुछ दूर मूव किया, कहीं आगे तक गया होगा। ठीक है, ये जो 2m मास का जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ कहीं हुआ, स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ होगा। ठीक है, कहीं पे जाते हुए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हुई होगी। ठीक है, फिर ये और आगे बढ़ा होगा, फिर और आगे जाने के बाद कहीं पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो वापस से 0 हो गई। तो ये समझ रहे हो ये किस तरह का एसएचएम ये फॉर्म कर रहा है। अगर एसएचएम पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज चल क्या रहा है। यहाँ पे एक जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है वहां पर मेरे वेलोसिटी 0 होती है, तो ये बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एक्सेलरेशन जहां पर है वो मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन 0 हो गया, मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अगेन एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर एसएचएम हमें देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ एम्पलीट्यूड की, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड फॉर्म कर रहा होगा, दिस इज माई एम्पलीट्यूड एंड दिस इज माई एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका कितना हो रहा है? मैक्सिमम, दूसरा पेन लेते हैं, ये पेन दूसरा पेन,
मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन, इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन देखो यहां पर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए, जो कि क्वेश्चन में एक्स नॉट के बराबर दिया हुआ है, जो कि हमें फाइंड आउट भी करना है ना। अब वो कैसे करें, तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन को जीरो फाइंड आउट, जीरो करना है, तो जो एक्स होगी वो मेरी एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, वो यहां से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने कितना निकाल के रखा है, जरा पहले हम लोग जाते हैं, 4g/7 माइनस 3kx/14m, एक्सेलरेशन बराबर 4g/7 माइनस, सॉरी 3kx/14m, 3kx डिवाइडेड बाई 14m। एक्सेलरेशन को जीरो करने पे जो x की जो वैल्यू है वो a हो जाएगी एम्पलीट्यूड के बराबर, तो इसको जीरो करते हैं, 4g/7 इक्वल्स टू 3k, x की जगह एम्पलीट्यूड डाल दिया डिवाइडेड बाय 14m। ये कैसे किया पता है ना, ये जीरो के इक्वेट कर दिया एक्सेलरेशन को और x की वैल्यू हमने a डाल दी, तो यहां से a जो मुझे मिलेगा वो एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये 7 2 टाइम्स में चला गया, ये 2 टाइम्स में 7 2 14, और ये बन गया मेरे पास में 8g/8 कितना आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड बराबर आ जाएगा 8mg डिवाइडेड बाई 3k, ये एम्पलीट्यूड इसके बराबर आ जाएगा 8mg/3k, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्सटेंशन x नॉट हो जाएगा 16mg डिवाइडेड बाई 3k, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन जो कि पूछा गया था क्वेश्चन में। मैक्सिमम x नॉट 4mg/k, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ए पार्ट देखते हैं, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 of the spring, the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is this, x0/4 पुट करना है, तो ब्लॉक का जो ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी, ये जो चीज है ना, ये एक्सेलरेशन पता है, x की वैल्यू हमें x0/4 पुट करनी है, तो a इक्वल्स टू 4g/7 माइनस 3k/14m तो है, और x0/4 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, x0/4 पुट करें तो ये बन जाएगा 4mg डिवाइडेड बाई 3k, 3k से 3k कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, 4g/7 माइनस 2g/7 दैट इज 2g/7, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। तो क्या ये एक्सेलरेशन उससे मैच कर रहा है, कुछ 3g/10 दिया हुआ है ना, तो वो भी गलत हो गया, 3g/10 दिया हुआ है, 2g/7 आ रहा है, ये कैंसिल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, नेक्स्ट डी पार्ट, व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x0/2, x0/2 मतलब कहां, वो मीन पोजीशन पे आ गया है फॉर द फर्स्ट टाइम x0/2 मूव किया, मतलब कहां, मीन पोजीशन पे आ गया ना। देखो यहां x0/2 मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, तो फर्स्ट टाइम एम्पलीट्यूड चला, मतलब वो कितना चला, इसके बराबर चला, ये मीन पोजीशन पे आ चुका है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे फिर क्या पूछ रहा है, ये स्पीड ऑफ द ब्लॉक, मीन पोजीशन पे स्पीड पूछ रहा है, तो मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है ना, वो हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड मीन पोजीशन पे हम लोग ओमेगा इंटू ए लिखते हैं, वेर ए इज एम्पलीट्यूड और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल के रखा है, एम्पलीट्यूड कितना निकाला है 8mg/3k, एम्पलीट्यूड है मेरे पास में 8mg/3k, ओमेगा कैसे निकाले, तो देखो एक चीज हमें पता है कि मीन जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन है एट x इक्वल्स टू 0 जो है, हमने देखा था जहां से उसने स्टार्ट किया वो एक्सट्रीम पोजीशन है, और वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, देखो ओमेगा ये एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन डिवाइडेड बाई ए। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू 0 एक्सट्रीम पोजीशन है इसका ना, तो x इक्वल्स टू 0 पे देखो एक्सेलरेशन कितनी है, तो a एक्सट्रीम पोजीशन देखो कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ये 4g/7 आ रहा है। ठीक है, तो 4g/7 हम लोग एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पुट करेंगे 4g/7, और नीचे एम्पलीट्यूड डाल देंगे, एम्पलीट्यूड है मेरे पास में ऑलरेडी 8mg/3k, तो इस तरह से हम लोग ओमेगा निकाल देंगे, ओमेगा स्क्वायर है ये बेसिकली, तो कितना आ गया, ये g से g कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया कितना, 4 2 जे 8 आ गया, तो 3k डिवाइडेड बाई 14m, दिस इज द ओमेगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, दिस इज ओमेगा। तो स्पीड हमें पूछा है एट x0/2 है ना, x0/2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पे है, दैट इज ओमेगा इंटू ए,
तो ओमेगा की वैल्यू आ गई मेरे पास में √3k/14m, ये डाल दो 3k डिवाइडेड बाई 14m, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था ये, इनटू ये तो ओमेगा इनटू ए दैट इज 8 mg/3k। तो क्या ये मैच कर रहा है क्या थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन से? ये कुछ 3g√m/5 के दिया है जो कि मैच नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक सिंगल करेक्ट आंसर होगा इसका। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन द फिगर अ लैडर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो एक लैडर इस तरह से दीवार में सो रहा है, ठीक है, वो दीवार में रेस्ट कर रहा है इस तरह से। इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज μ1। तो यहां पर μ1 दिया हुआ है, एंड बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज μ2। तो यहां पर μ2 दिया हुआ है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज n1 एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज n2। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बनाना है, इस जगह पे लग रहा होगा और इस जगह पे भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर बनाऊं मैं? इधर, 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 किस डायरेक्शन में बनाऊं? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां से दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस इस डायरेक्शन में n1 यहां लगेगा और उसी तरह से, ठीक उसी तरह से n2 यहां लगेगा। ये सारी बेसिक्स ऑफ एनएलएम है ना, यहां पर इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके अलावा बोल रहा है इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप है, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में है, अबाउट टू स्लिप इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में है तो अब देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, और एक तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन कहां पे लगता है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द सरफेस, और ये अपोज करेगा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो यहां पे टेंडेंसी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में स्लिप होने की है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस लैडर में इस डायरेक्शन में F2 में लिख रहा हूं, लैडर का बना रहा हूं मैं। उसी तरह से इस पॉइंट पे, इस ऊपर वाले पॉइंट पे, यहां पे फ्रिक्शन इसके स्लिपिंग की डायरेक्शन है ऐसी, टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लिपिंग की टेंडेंसी है, तो यहां पे फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में F1 ऐसा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में mg, है ना, यहां सेंटर ऑफ मास पे। तो इतने फोर्स लग रहे होंगे। अच्छा, इन फोर्सेस को अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो अभी हम ऐसा कंडीशन लेके चल रहे हैं कि μ2 जीरो नहीं है मेरे पास में और μ1 भी जीरो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल जो जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो इस केस में इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को इक्वेट करें। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है? n2 ऊपर की तरफ लग रहा है, F1 ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे की तरफ लग रहा है। इतने वर्टिकल फोर्सेस है, दैट इज इक्वल टू 0। तो n2 मैं यहां से बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू mg माइनस F1। तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2 राइट की तरफ और N1 लेफ्ट की तरफ, इतने ही लग रहे हैं और ये 0 के बराबर है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि F2 की जो वैल्यू है वो N1 के बराबर है ना। अच्छा, F2 मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं? μ2 इंटू N2। F2 इज μ2 इंटू N2 दैट इज इक्वल टू N1, है ना। और इस इक्वेशन को देखो, इसको ऐसे रहने दो यहां पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 को देखें हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को, तो N2 के बराबर हो जाएगा mg माइनस F1 इज व्हाट? μ1 इंटू N1, और N1 की वैल्यू यहां से हम लोग डाल देते हैं μ2 इंटू N2, और N2 इधर ले आते हैं तो N2 इंटू 1 प्लस μ1 μ2 दैट इज इक्वल टू mg मेरे पास में आ गया, और N2 की वैल्यू आ गई mg अपॉन 1 प्लस μ1 इंटू μ2। तो ये मेरे पास में N2 की वैल्यू आ जाती है जब μ1 और μ2 जीरो नहीं है तब। और उस केस में हम लोग दे सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मेरा μ1 जीरो हो गया तो क्या कंडीशन होगी? अगला यहां पर ले लेते हैं, μ1 जीरो हो गया तो क्या होगा? μ1 अगर जीरो हो गया मेरे पास में तो क्या होगा? तो देखो यहां पर जो फोर्सेस है वो ऊपर की तरफ N2 है ना, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर की तरफ यहां पर F1 और यहां पर N1 इस डायरेक्शन में है ना, और mg, इतने फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे की तरफ यहां पे ऐसा। अभी एक कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, डी कंडीशन लेके चल रहे हैं, डी या ए जो भी करेक्ट होगा। μ1 को जीरो ले रहे हैं, μ1 अगर मेरे पास में जीरो हो गया तो क्या होगा? इफ μ1 इज जीरो, और हम लोग ले रहे हैं कि μ2 जीरो नहीं है, ठीक है, ये वाला केस हम लोग ले रहे हैं।
म्यू1 0 हो गया और म्यू2 0 नहीं है, तो म्यू1 0 हो गया, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना म्यू1 अगर 0 है तो मेरा f1 0 हो गया, है ना, म्यू1 0 हो गया तो f1 0 हो गया। अच्छा, अगर हम लोग लिख ले टॉर्क लिखे अबाउट पॉइंट, पॉइंट इस पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, इसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं ना, इस पॉइंट के बाद अगर हम लोग टॉर्क लिखे तो नेट टॉर्क तो 0 होना चाहिए, है ना, इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो F2 का और N2 का, F2 और N2 का टॉर्क यहां से 0 हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। हमारे पास जो नेट टॉर्क आएगा वो mg का और n1 का टॉर्क आएगा, और mg l/2 डिस्टेंस पे है ना, तो लेंथ अगर l है तो l/2 डिस्टेंस पे है, और ये जो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो l डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये दो इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी वजह से टॉर्क आ रहा है। फोर्सेस तो और भी लग रहे हैं जो ए पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन उसका टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा बोले, इस एंगल को हम लोग देखें, दिस इज थीटा दिया हुआ है ना, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज थीटा। mg का टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो mg का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा, mg का ये वाला कंपोनेंट टॉर्क देगा, और n का जो कि इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, n1 का ये वाला कंपोनेंट टॉर्क देगा, जो कि यहां से देख सकते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट, n1 का 90 माइनस थीटा, और mg का देखो ये वाला जो है एंगल दिस इज थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, यहां से अगर हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट करें तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg का cos थीटा कंपोनेंट टॉर्क देगा, और n1 का साइन थीटा कंपोनेंट, n1 का साइन थीटा कंपोनेंट। टॉर्क का इक्वेशन अगर हम लोग लिखें पॉइंट अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क का इक्वेशन लिखें तो mg का cos थीटा कितने डिस्टेंस पे लेकर लोकेटेड है, l/2 पे, वो बैलेंस कर रहा होगा n1 के साइन थीटा कंपोनेंट को, जो कि l डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना। और क्योंकि यहां पर हम लोग उसका जो आर्म है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं फोर्स का, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। l से l कैंसिल आउट हो गया, तो n1 की जो वैल्यू आएगी, n1 tan थीटा बेसिकली इज mg/2, देखो यहां से निकल जाएगा, n1 की जो tan थीटा कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली mg/2, तो ये हम लोग यहां से रिलेशन हम लोग निकाल दिया। तो कौन सा यहां पे मैच कर रहा है, n1 tan थीटा इक्वल्स टू mg/2, तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, यहां से हमारे पास में डी ऑप्शन यहां से करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग केस लेंगे μ1 इक्वल्स टू 0, μ2 नॉट इक्वल्स टू 0, इफ सॉरी μ1 नॉट इक्वल टू 0, μ1 नॉट इक्वल टू 0 एंड μ2 इक्वल्स टू 0, ये अगर हम लोग कंसिडर करें ये वाला केस, तो एक बार मैं इसको सबको यहां से डिलीट करता हूं, फिर से हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं फटाफट, ठीक है। सारे फोर्सेस को अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर μ1 0 है, μ1 नहीं 0 नहीं सॉरी μ2 0 है, μ2 0 है, तो यहां पर ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और यहां पर एक ही फोर्स आएगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन n2, यहां पे n1 आएगा, है ना, और एक mg का फोर्स तो नीचे है ही, और फ्रिक्शन फोर्स इधर यहां का फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब देखो अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट के अबाउट ले, अगर हम लोग में टॉर्क ले इस पॉइंट के अबाउट, अच्छा इसमें एक चीज देखो, n1 टॉर्क छोड़ दो, n1 का अगर हम लोग देखें, n1 को बैलेंस कौन कर रहा है, n1 जो फोर्स लग रहा है यहां से जो कांटेक्ट फोर्स है पॉइंट नंबर बी पे, n1 को बैलेंस करने वाला कौन सा है, ठीक है, ये नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, तो मतलब यहां पर नो फोर्स इज बैलेंसिंग, नो फोर्स इज बैलेंसिंग n1, बैलेंसिंग n1, इसका मतलब क्या हुआ कि n1 को कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, दैट मींस n1 इक्वल्स टू 0, n1 मस्ट बी 0, और n1 अगर 0 है तो पॉइंट बी पे कांटेक्ट लूज हो चुका है, n1 अगर 0 है तो पॉइंट बी पे मतलब क्या कांटेक्ट फोर्स 0 हो गया ना, वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो गया, तो वहां पे कांटेक्ट लूज कर चुका है, कांटेक्ट लूज कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो ये कंडीशन मेरे पास में नहीं आ सकती, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती इस केस में, ठीक है, तो ये रॉन्ग कंडीशन हो गया, ये दिस कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये बी ऑप्शन भी यहां से गलत हो जाएगा, और सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2011 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है अ बॉल ऑफ मास m kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हैविंग लेंथ l, तो इस तरह से अटैच किया हुआ है, फिगर में हम लोग देख सकते हैं। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस,
तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये लोग वर्टिकल एक्सिस जो दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में इस तरह से बॉल इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ये जो बॉल है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट करती है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरह से, है ना, ऐसे ये इस तरह का मोशन तुमने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में भी, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से गोल 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 हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसा समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन। तो टी मैक्स जो आया है दैट इज 324 न्यूटन, ओके। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है। तो देखो इसमें फोर्स का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक इस तरह की टेंशन फोर्स इसमें लग रही होगी, है ना, और एक mg इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है। और अगर हम लोग सपोज इसको बोल देते हैं, कुछ एंगल ले लें यहाँ, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा बोल दें, है ना, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा बोल दें, तो देखो टी का साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो तो mg को बैलेंस कर रहा होगा, टी का साइन थीटा, टेंशन का साइन थीटा कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, टी का जो कॉस थीटा है, टेंशन का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है, देखो टेंशन का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और यही ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है। तो टी का मैक्सिमम निकाल दे तो ओमेगा का मैक्सिमम निकल जाएगा, है ना। अच्छा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r यहां पर क्या है, देखो ये जो ये वाली रेडियस है ना, ये क्या है, l का कॉस थीटा है, दिस r इज बेसिकली नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर, r इज नथिंग बट l का कॉस थीटा कंपोनेंट। तो बहुत सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और t की जगह हम लोग t मैक्स पुट करेंगे, ओमेगा हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई t अपॉन ml, और ओमेगा की जो वैल्यू आ गई, ओमेगा मैक्स अगर मुझे चाहिए तो t की मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, और ये रूट अंडर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू है 0.5 kg, 0.5, और लेंथ की भी वैल्यू है 0.5 kg, तो 0.5, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है क्या, 18 का स्क्वायर होता है, 18 डिवाइडेड बाई ये 0.5 में से 1.5 बाहर निकल पाएगा, और ये 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।